तो ये लास्ट क्वेश्चन हमने जो डिस्कस किया था वो हमारा बियरेंस के ऊपर था। आई होप आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन और वो क्वेश्चन पसंद आया होगा। सो आज का जो हमारा क्वेश्चन था, आज हमारा क्वेश्चन था रिविट जॉइंट पे, और मैंने टेलीग्राम चैनल पर आपको क्वेश्चन सुबह ही भेज दिया था, और उसकी जो हिंट है वो मैंने आपको ये लिख के भेजी थी आपको, तो ये आपकी हिंट थी। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको कुछ बातें बता देता हूँ, ठीक है, रिविट जॉइंट के बारे में, जिससे कि आपको हेल्प होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो पहले मैं एक कंसेप्ट की बात करूँगा, और कंसेप्ट के बाद मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बताऊँगा, ये क्वेश्चन हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बेसिकली हमारा मोटिव क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, हमारा बेसिक मोटिव भी होना चाहिए कि क्वेश्चन को किस तरह हमको अटेम्प्ट करना, और उसकी तरह कोई क्वेश्चन हमको मिलता है इन फ्यूचर तो हम उसको किस तरह टैकल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे रिबेट में हम दो केस पढ़ते हैं। ठीक है, दो केस पढ़ते हैं, जो कि एक केस मैंने आपको दे रखा है और एक केस होता है आपका जिसमें नंबर ऑफ़ रिपीट हम फाइंड कर सकते हैं। मैंने क्या बोल दिया, ये नंबर ऑफ़ रिपीट फाइंड कर सकते हैं, मतलब ये जो केस मैंने आपको दिया है, कौन सा वाला केस दिया है मैंने आपको, ये जो केस दिया है मैंने आपको आपके जो क्वेश्चन में दिया है, उसमें आप देख सकते होंगे कि जो ऊपर की जो एक कर्व लाइन मैंने बना रखी है, कर्व लाइन बना रखी है, रुको मैं आपको क्वेश्चन, मैं आपको पहले क्वेश्चन शो करता हूँ। ये जो क्वेश्चन है आप सभी के सामने, इसमें जो रिपीट दी हुई है हमने 1 2 3 1 2 3, तो सबसे पहले इसका मैं नामकरण करना बताऊँ। नामकरण कैसे करते हैं, इसका होगा ट्रिपल रो डबल स्ट्रैप, ट्रिपल रो डबल स्ट्रैप जॉइंट। ठीक है, और हमको एक स्ट्रैप में ही हमको रिबिट काउंट करने हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि 6 रिबिट, ओके, इट्स 3 रिबिट, ट्रिपल रिबिट बोलेंगे इसको हम। ओके, तो इसका नामकरण समझ में आ गया। इसका नामकरण क्या है, ट्रिपल रो डबल स्ट्रैप बट जॉइंट, क्योंकि रिबिट जो हमारा वो बट जॉइंट का टाइप होता है। ठीक है, एक लैप जॉइंट होता है, एक बट जॉइंट होता है, ये बट जॉइंट का टाइप है। अब इसमें आप देखिए, इसमें जो नंबर ऑफ रिबिट्स हैं आप ध्यान से देखिएगा, नंबर ऑफ रिबिट्स इस रो में 1 2 3 1 2 1 2 3। ठीक है, लेकिन आप एक चीज़ देख रहे हैं, ये जो कर्व लाइन जो दिख रही है आपको, कर्व लाइन का मतलब होता है एंड ना होना। कर्व लाइन शोज दैट इट इज़ नॉट द एंडिंग येट। इसका मतलब कि ये जो प्लेट है वो ऊपर की तरफ जा रही है और नीचे की तरफ भी आ रही है। इसका मतलब हम इन केस में, इस केस में नंबर ऑफ रिबिट्स नहीं गिन सकते हैं। तो ये जो केस है, ये केस है नॉट पॉसिबल टू काउंट नंबर ऑफ रिबिट्स। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना तो आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। इसके साथ में एक चीज़ और बताऊँ, आप अगर इसमें एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि इसमें जो है, इसमें जो मैंने एक चीज़ लिखी जिग-जैग रिपीटिंग, जो मैंने लिखा है जिग-जैग रिपीटिंग, जिग-जैग रिपीटिंग का मतलब होता है कि जब अल्टरनेट रोज़ जो होती हैं, अल्टरनेट रोज़ जब सिमेट्रिकल होती हैं, यानी कि देखो पहली रो में कितना है, पहले इसमें देखो 1 2 3 रिबिट है, दूसरे में 2 रिबिट है, और तीसरे में 1 2 3 रिबिट, यानी कि अल्टरनेट आर सिमेट्रिकल। और अगर मैं बोलूँ कि सारी की सारी सिमेट्रिकल हो जाए, अगर सारी की सारी सिमेट्रिकल हो जाएंगी तो हम बोलेंगे चेन रिबिटिंग। ठीक है, तो ये तो एक कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, फॉर्मूले मैंने आपको यूज करना बता ही दिया है, फॉर्मूले मैंने आपको यूज़ करना बता ही दिया है, कौन से, जो मैंने आपको हिंट के रूप में दे रखे थे। ठीक है, अब इसको मैं क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करूं, अब मैं आपको वो दिखाता हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन पे हम अप्लाई कैसे करेंगे, अब ध्यान से देखिएगा। ठीक, थोड़ा सा व्यवस्था सेट कर लेते हैं पहले, जिससे कि दिक्कत ना हो हमको आगे चल के। तो सबसे पहले हम इस रिबिट का डायग्राम बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। अब मैं आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन करना सिखा रहा हूँ। ठीक है, मैंने एक स्टेप बनाई है। ठीक है, ये रिबिट को मैंने शेड कर दिया है। ओके, ठीक, ये यहाँ से और ये यहाँ से बढ़ा देते हैं। अब हमारी रिबिट का जो रिप्रेजेंटेशन वो सही हो गया है। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिबिट, इस क्वेश्चन में सबसे खास बात है, हमने आपको एक दी है वैल्यू, पिच की वैल्यू। पिच का मतलब होता है कि दो रिबिट के बीच में दो
एडजेसेंट रिवेट के बीच में डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। तो जब हम नंबर ऑफ रिवेट्स को काउंट नहीं कर पाते हैं, वेन एवर वी आर अनेबल टू काउंट द नंबर ऑफ रिवेट्स in any butt joint, then we are going to calculate each and every quantity considering pitch as their parameter. For example, हम जब कैलकुलेट करेंगे, देखिए मैंने दे रखा है, जब हम कैलकुलेट करेंगे क्या पी मैक्स स्टीयरिंग, इसके साथ और आपको कुछ बात बता देता हूँ कि जो हमारी रिबिट होती है, क्या जो हमारी रिबिट होती है वो कैसे फेल करती है, दो प्रकार से, पहला क्रशिंग और दूसरी शीयरिंग। ओके, और जो हमारी प्लेट होती है, प्लेट कैसे फेल करती है, ड्यू टू टीयरिंग। ठीक है, तो शीयरिंग में कैसे निकलेगा, पी मैक्स फॉर्मूला क्या होता है, एन, एन इज नंबर ऑफ रिवेट, के का वैल्यू क्या है, के का वैल्यू के डबल स्टेप है कि सिंगल स्टेप है, अगर सिंगल स्टेप होगी तो के की वैल्यू हो जाएगी 1 और डबल स्टेप तो के की वैल्यू हो जाएगी 2 एंड पाई बाय 4 डी स्क्वायर, डी इज दी डायमीटर किसका, रिबिट का, जो कि डी आर के नाम पे दिया जाता है, क्या डी आर के नाम पे देते हैं, डायमीटर रिबिट इस 10 mm हमको गिवन है। ठीक है, तो ये डी आर का स्क्वायर, टाउ परमिसिबल रिबिट, ओके रिबिट, ये चीज़ आपको गिवन दे रखी है मैंने। ठीक, इसका सॉल्यूशन करेंगे जब अपन, तो क्या आएगा, पी मैक्स, एन की वैल्यू 3। अब कई लोगों का दिमाग ख़राब ये हो जाता है कि एन की वैल्यू 3 कैसे ले ली मैंने, एन की वैल्यू 3 ये है कि नंबर ऑफ रिबिट पर पिच कितना आ रहा है, देखो एक पिच है ये अपनी पूरी, ठीक है, एक रिबिट, दो रिबिट, पूरी रिबिट, यानी कि हाफ इंटू 2 प्लस 1 प्लस हाफ इंटू 2 इज इक्वल टू 3। तो एन की वैल्यू कितनी होगी, 3। ये आपको कुछ ऐसा नहीं लग रहा है, ध्यान से देखिएगा, अगर आपने मटेरियल साइंस पढ़ा हो तो नंबर ऑफ एटम्स 2 3 4 5 6 7 8, तो 1/8 इंटू 8, तो जेड की वैल्यू कितनी आती थी 1। FCC BCC में पढ़ते थे अपन, और अगर आपको याद आ रहा हो तो अपन 1/8 1/2 इंटू नंबर ऑफ एटम्स का, तो इसी प्रकार से पर पिच हम देंगे, हाफ कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है इसने, इसका हाफ, यानी कि हाफ इंटू 2 प्लस 1 तो 3, तो n इज इक्वल टू 3, तो 3 इंटू क्या था अपना, डबल स्टेप था, तो डबल स्टेप यानी कि k की वैल्यू 2 इंटू पाई बाय 4, डी आर की वैल्यू कितनी है अपनी 10 का स्क्वायर, और टाउ परमिसिबल रिबिट क्या दिया है हमको, टाउ परमिसिबल रिबिट क्या दिया है हमको 60 मेगापास्कल, 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया पी मैक्स शेयरिंग। अब निकालेंगे अपन पी मैक्स क्रशिंग। मैंने आपको कैसे बताया, जो हमारा रिबिट होता है वो क्रशिंग और शेयरिंग से टूटता है, यानी कि क्रशिंग और शेयरिंग से फेल होता है, तो हमको क्रशिंग का सिग्मा परमिसिबल दिया रहेगा रिबिट का खासकर, और सिग्मा परमिसिबल ऑफ प्लेट का दिया रहेगा, और शेयरिंग जो हमारी शेयरिंग, इसका हमको शेयरिंग परमिसिबल दिया रहेगा, शेयर स्ट्रेस परमिसिबल दिया रहेगा। तो ये ध्यान से अपन को रखना पड़ेगा किसमें, आंसर के जब लिखेंगे हम आंसर। तो पी मैक्स क्रशिंग क्या होता है अपना, पी मैक्स क्रशिंग होता है एन डी टी सिग्मा परमिसिबल रिबिट। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ऊपर वाले को जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 28.827 किलो न्यूटन, और जब इसको आप सॉल्व करेंगे, तो जो आपकी जो वैल्यू है वो कितनी आने वाली है, मैं बता देता हूँ वो कैलकुलेट करके, ये आपकी वैल्यू आने वाली है 22.5 किलो न्यूटन। एंड द थर्ड इज पी मैक्स टीयरिंग। पी मैक्स टीयरिंग क्या होगा अपना, ये यहाँ पे P माइनस डी एच इंटू टी सिग्मा परमिसिबल प्लेट। अब यहाँ पे मेरी एक बात ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या बताने वाला हूँ कि ये तो हम केस पढ़ रहे हैं जहाँ पे नंबर ऑफ रिवेट्स हम काउंट नहीं कर पा रहे, और जब हम नंबर ऑफ रिवेट्स काउंट कर लेते हैं, मैंने क्या बोला, जब हम नंबर ऑफ रिवेट्स काउंट कर लेते हैं तब हम जो पी मैक्स टीयरिंग होता है, पी मैक्स टीयरिंग क्या होता है, विथ ऑफ द प्लेट माइनस नंबर ऑफ द रिवेट इनटू pitch of the width of the plate minus number of rivets into margin diameter,
इंटू थिकनेस इंटू सिग्मा परमिसिबल ऑफ प्लेट। आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। बस यही यहाँ पे चेंज आता है जब नंबर ऑफ रिवेट हम काउंट कर लेते हैं, जब नंबर ऑफ रिवेट हम काउंट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, मार्जिन क्या होता है हमारा, हमारा जो मार्जिन होता है, मार्जिन अब होता क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ। मार्जिन होता क्या है, मार्जिन कुछ और नहीं, ये मान लीजिए हमारी वो है, हमारी दो प्लेट हैं, ध्यान पे देखिएगा, आई होप आपको साफ साफ दिख रहा हो। ठीक है, और ये हमारी लगी एक रिबिट, ये रिबिट लगने का मान लो कि स्पेस है, रिबिट लगने का मान लो स्पेस है, और हमारी रिबिट लग गई इस तरह से। ठीक है, तो ये जो स्पेस आपको दिख रहा है, कौन सा स्पेस, मैं आपको येलो कलर से फिल करके दिखाता हूँ, ये वाला स्पेस, ये इसी स्पेस को हम बोलते हैं डायमेट्रिक क्लियरेंस। क्या बोलते हैं, डायमेट्रिक क्लियरेंस बोलते हैं हम इसको हम बोलते हैं DH। और जो DH की जो वैल्यू होती है वो होती है DH माइनस डी इंटू सी, DH इज इक्वल टू D प्लस सी। ओके, D होता है डायमीटर ऑफ रिवेट और ये होता है क्लियरेंस। कभी कभी क्वेश्चन को और अच्छा बनाने के लिए हम क्लियरेंस दे देते हैं और D देते हैं, और नंबर ऑफ रिवेट हम काउंट कर सकते हैं तो DH की वैल्यू हमको डायरेक्टली नहीं मिलती है, हमको DH की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करनी होती है। ओके ठीक है, तो अब बैक टू द क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने आपको बता दिया नंबर ऑफ रिवेट में, और जब काउंट कर पाते हैं तब, और जब नंबर ऑफ रिवेट काउंट नहीं कर पाते तब हमारी जो P मैक्स टीयरिंग की वैल्यू होती है वो P माइनस DH। इसमें देखो एक तो N गायब हो जाएगा, और जो DH है, जो आपका DH है वो यहाँ पे जैसा था वैसा का वैसा आ जाएगा। ठीक है, तो आप अब इन सब वैल्यूज़ को इसमें पुट करिए, और जब आप इन सब वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 44.1 किलो न्यूटन। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू आ गई, एक ये और एक ये। अब एक बात बताओ, हम ये किस पे हमने रिवेट लगाई, एक प्लेट पे लगाई है। अगर प्लेट पे कोई भी जॉइंट ना देते, पूरी प्लेट एक सॉलिड फॉर्म में होती, तो उसकी भी कुछ ना कुछ तो स्ट्रेंथ होती ना, वो उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है जो उसको ईश्वर ने लाके दी है। तो वो हमारी जो स्ट्रेंथ होती है वो होती है हमारी P मैक्स सॉलिड। जब कोई भी उसमें जॉइंट नहीं है, कोई भी उसमें डिफेक्ट नहीं है, वो एक सिंगल एक सॉलिड है। ओके, तो इसकी जो होती है वो P इंटू टी सिग्मा परमिसिबल ऑफ प्लेट। ओके, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 54 किलो न्यूटन। ओके, 54 किलो, और ये ऑलवेज सबसे लार्जेस्ट आएगी, क्योंकि लार्जेस्ट आने का यार लाजमी सी बात है, जब तुम्हारे अंदर कोई भी डिफेक्ट ही नहीं है तो सबसे तंदुरुस्त तुम ही तो कहलाओगे। अब तुम बीमार हो, अब तुम स्वस्थ हो, तो जब तुम स्वस्थ हो तब तुम्हारी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होगी ना काम करने की। तो इसी प्रकार से जब सॉलिड होगा तो उसकी जो P मैक्स जो आएगा, यानी कि इसमें जब जो लोड लगने की क्षमता होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, अब हमें डिज़ाइन करना है, तो हम डिज़ाइन कब करते हैं, डिज़ाइन का सबसे पहला मोटिव ये होता है कि हम सबसे कमज़ोर को संभाल लेंगे तो अच्छा वाला तो वैसे ही संभल जाएगा। क्या बोला मैंने, सबसे पहले हम कमज़ोर को संभालते हैं तो अच्छा वाला अपने आप ही संभल जाएगा। तो इसका मतलब सबसे कमज़ोर क्या है, 22.5, यानी कि क्रशिंग वाला सबसे कमज़ोर है। तो क्रशिंग वाले को हम निकाल लेते हैं यहाँ से, क्रशिंग वाले को हम यहाँ से थोड़ा सा दूर ले जाते हैं इनके भाई बहनों से, जिससे कि हम आराम से आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो क्रशिंग वाले को मैंने निकाला, तो एफिशिएंसी ऑफ क्रशिंग जो होगी सबसे मिनिमम आएगी। मैंने आपको हिंट में दे रखा था, देखिए मैंने हिंट में क्या दिया था, एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट क्या होगी, P मैक्स शेयरिंग P मैक्स सॉलिड। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ एफिशिएंसी ऑफ क्रशिंग क्या होगी, तो P मैक्स क्रशिंग अपॉन P मैक्स जॉइंट, और टीयरिंग क्या होगी, P मैक्स टीयरिंग अपॉन P मैक्स जॉइंट। अब सॉरी जॉइंट नहीं, सॉरी माय मिस्टेक, सॉलिड। ओके, तो अब मैंने क्या बोला, इसकी जो मिनिमम होगी वही हमारा आंसर होगा किसका, जॉइंट एफिशिएंसी का। तो क्रशिंग क्या एफिशिएंसी आएगी 22.5 ओवर 54। इसकी जो एफिशिएंसी आती है वो अप्रॉक्सीमेटली
41.6% आती है, और यही सबसे मिनिमम एफिशिएंसी होती है हमारी। इसीलिए हमारी जो जॉइंट की एफिशिएंसी है वो क्रशिंग की एफिशिएंसी के बराबर है, यानी कि हमारा जो आंसर है वो हमारा 41.6% आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आया हो, और बाकी दो एफिशिएंसी भी निकालिएगा आप, किसकी, शेयरिंग की भी निकालिएगा और टीयरिंग की भी निकालिएगा। ओके, तो आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आया होगा। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों के समझा दिए, जब हम रिबिट काउंट कर सकते हैं और जब हम रिबिट काउंट नहीं कर सकते हैं। ये हमारा जो क्वेश्चन था रिबिट काउंट नहीं करने वाला क्वेश्चन था, और केवल कहाँ पे चेंज आता है, पी मैक्स टीयरिंग में चेंज आता है, बी विथ ऑफ द प्लेट होती है, एन नंबर ऑफ रिबिट, डी एच क्लियरेंस डायमीटर होता है। ठीक है, और एक चेंज आता है पी मैक्स सॉलिड। यहाँ पे जो पी की जो वैल्यू है आपकी, क्या जो पी की वैल्यू है वो पी को रिप्लेस कर देते हैं, किससे, अपन विथ से रिप्लेस कर देते हैं अपन। समझ में आ गया आपको, विथ से, किससे, विथ ऑफ दी प्लेट से रिप्लेस कर देते हैं अपन। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इतना सा चेंज आता है, किसमें, पी मैक्स सॉलिड और पी मैक्स टीयरिंग में, जब नंबर ऑफ रिबिट काउंट कर लेते हैं और जब नंबर ऑफ रिबिट काउंट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे मैं आप इन दोनों को बाइफरकेट करके, डिफ्रेंशिएट करके अच्छे से फॉर्मूला लिख के आपको दे देता हूँ। तब तक के लिए आप अब मेरे साथ बने रहिए। तो इस क्वेश्चन के साथ मैं इस वीडियो को भी एंड करता हूँ। आई होप आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। अच्छे क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन है, और ये गेट में ईएससी में भर के पूछते हैं क्वेश्चन, इनके पार्ट्स पूछ लेते हैं वो, और कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, इतना बड़ा तो कभी नहीं आएगा क्वेश्चन गेट और ईएससी में, लेकिन कन्वेंशनल में आ सकता है, और इनके पार्ट्स जरूर आवश्यक हैं, हमको आने चाहिए। सो ऑन दिस नोट आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। इफ़ यू लाइक्ड इट, जस्ट शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। टेक केयर एंड साथ बने रहिए अपने इस जर्नी में। ओके।